Hello everyone, welcome you all in a daily current affairs session. In this session, we will going to discuss some important current affairs of 16th May 2021. You can follow me on my Telegram channel GA by Prashant sir for PDF and for upcoming classes. You can follow me on my Telegram channel GA by Prashant sir. तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ का या कोई भी नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नए नोटिफिकेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉन्चेस एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर जर्नलिस्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जर्नलिस्ट के लिए। क्या है न्यूज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं भारत के उनका नाम है एनवी रमन। अभी हाल ही में अप्रैल मंथ में भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है एनवी रमन। इन्होंने श्री अरविंद बोबडे जी को रिप्लेस किया था। तो इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो शरद अरविंद बोबडे जी थे और इन्हें जो रिप्लेस किया शरद अरविंद बोबडे जी को एनवी रमन ने किया। एनवी रमन जो हैं ये भारत के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनका कार्यकाल जो है वो अगस्त 2022 तक का ही है। ठीक है। जनरली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सबसे जो सीनियर जज जज होता है उसे बनाया जाता है और जो मैक्सिमम एज होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो 65 ईयर तक की होती है। ठीक है ना। तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है और जो उनकी जो लास्ट एज होती है 65 तक की होती है तो तभी तक का ही उनका कार्यकाल रखा जाता है। तो अभी एनवी रमन जी ने हाल ही में मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए। टू कवर प्रीसीडिंग ऑफ द एपेक्स कोड। तो जो एपेक्स कोड यानी जो ये हायर कोर्ट की जो भी प्रीसीडिंग हो रही है जो भी केसेस चल रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जर्नलिस्ट को उस ऑफिशियल मोबाइल ऐप में जर्नलिस्ट को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी अनाउंस किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक नया फीचर ऐड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एक नया फीचर ऐड किया जाएगा जिसका नाम है इंडिकेटिव नोट्स। इंडिकेटिव नोट्स। ठीक है। अब इस फीचर में क्या होगा? इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग कंसाइज समरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट इन एन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। तो आसान से आसान भाषा में या समझाने के तरीके में समझाया जाएगा। मैंने कोई भी अगर केस है कोई भी लैंडमार्क जजमेंट पास किया गया फॉर एग्जांपल आर्टिकल 35A को लेके कोई जजमेंट पास हुआ है या आर्टिकल 370 को लेके कोई जजमेंट पास हुआ है या मान लीजिए कोई जजमेंट पास हुआ है किसान बिल को लेके या सिटीजनशिप एक्ट को लेके। तो उन्हें आसान शब्दों में एक समरी के फॉर्म में कंसाइज समरी के फॉर्म में ये इंडिकेटिव नोट्स की नोट्स पे क्या कर दिया जाएगा उसे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नई वेबसाइट यहाँ पे अपने वेबसाइट पे कौन सा नया फीचर ऐड किया है? तो इंडिकेटिव नोट ऐड किया है। और जो एनवी रमन है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पेपर में इस न्यूज से। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। एलिसाबेटा बिलोनी द फर्स्ट वुमेन टू हेड इटली सीक्रेट सर्विस। तो इटली की जो स्पाई एजेंसी है, ठीक है ना, तो वहां पे जो इटली की स्पाई एजेंसी है उस स्पाई एजेंसी की पहली महिला जो हेड बनी है वो है, उनका नाम क्या है? एलिसा बेटा बिलोनी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया क्योंकि जब भी कोई चीज फर्स्ट पहली बार कोई चीज हो रही होती है ना वो पेपर में जरूर पूछी जाती है या इंपॉर्टेंट बन जाती है। एलिसा बेटा बिलोनी। तो प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, हैज अपॉइंटेड डिप्लोमेट एलिसा बेटा बेलोनी एज द हेड ऑफ इटली स्पाई एजेंसी, द फर्स्ट वुमेन टू लीड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहली महिला है इटली में जो इस पद को संभालेंगी। ठीक है। बिलोनी 62 has since 2016 been Secretary General of the Foreign Ministry, the top job in the diplomatic service। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी अगर बात करें फॉरेन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं। तो और अब ये इन्हें क्या किया गया? इन्हें जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी है उसका हेड बनाया गया। तो नाम याद रख लीजिएगा, एलिसा बेटा बिलोनी। एलिसा बेटा बिलोनी। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो। मारियो आप लोगों ने सुना होगा, एक गेम आता था हम लोग खेलते थे, बहुत अच्छा गेम था, शायद आप लोगों ने भी खेला होगा। तो मारियो ड्रैगी इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इटली की कैपिटल सबको पता है, रोम। और करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? सार्जियो मेट्रेला। सार्जियो मेट्रेला। ठीक है। नेक्स्ट,
केपी शर्मा ओली सेट टू बी रीअपॉइंटेड एस नेपाल पीएम। अभी हाल ही में कुछ नेपाल में अगर बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, नेपाल में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। क्या हुआ था नेपाल में? नेपाल में अगर हम बात करें, नेपाल का जो पार्लियामेंट है, नेपाल का जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही वहां भी हैं। तो वहां पर क्या है, वहां के पार्लियामेंट में एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। तो क्या हुआ कि जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, ये 2015 में वहां के पीएम बने थे, 2015 में वहां के पीएम बने थे। और अब इनका एक तरीके से कार्यकाल खत्म हो गया था, बट ये अपने ऑफिस को छोड़ नहीं रहे थे, ये अपने ऑफिस को लीव नहीं कर रहे थे, अपने पद को छोड़ नहीं रहे थे। और आप लोगों ने लास्ट ईयर भी सुना होगा, नेपाल काफी ज्यादा न्यूज में था। नेपाल ने जो लिपू लेक है उसे अपने मैप में शो किया था और उसका बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया से। और नेपाल थोड़ा अच्छा दोस्त किसका है? चाइना का दोस्त है। ठीक है। और केपी शर्मा ओली एक तरीके से बोला जाता है कि थोड़ा वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहते हैं। तो ये थोड़ा ये इंडियन और नेपाल की पॉलिटिकल रिलेशन की मैं बता रहा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैं क्या बता रहा था कि उनके जो 5 साल है वो कंप्लीट हो गए थे, उनका जो कार्यकाल है कंप्लीट हो गया था। तो वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ रहे थे, ऑफिस नहीं छोड़ रहे थे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या हुई? वोटिंग हुई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या हुई? वोटिंग हुई। वोटिंग हुई तो यहाँ पे अगर बात करें उनके अगेंस्ट में, केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट में मैक्सिमम वोट आए। ठीक है ना, मैक्सिमम वोट आए। तो जब उनके अगेंस्ट में मैक्सिमम वोट आया तो अभी हाल ही में उन्हें कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ठीक है। जब इस्तीफा दे दिया तो जो अपोजिशन में पार्टी थी, अपोजिशन गवर्नमेंट थी, उन्हें, और जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी वहां की, जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी नेपाल की, उन्हें अगर बात करें, जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी वो एक तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट समझ रहे हो? मिली जुली सरकार थी, मिली जुली सरकार थी। तो ये जो मिली जुली जो सरकार थी या मिली जुली पार्टियां थी, ये एक प्रॉपर सरकार नहीं बना पाई, ये प्रॉपर मेंबर या प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाई पार्लियामेंट में। और प्रॉपर तरीके से सरकार ना होने की वजह से अपोजिशन पार्टी की वहां पर फिर से केपी शर्मा को वहां का नेपाल का पीएम रीअपॉइंट कर लिया गया वहां के प्रेसिडेंट द्वारा। जो वहां की नेपाल की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नेपाल की प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। उन्होंने फिर से रीअपॉइंट कर लिया केपी शर्मा ओली को। तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, इस वजह से वहां पे उन्होंने पहले रिजाइन दे दिया केपी शर्मा ओली ने, अब फिर से उन्हें रीअपॉइंट कर लिया गया। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी वहां पे अगर बात करें उनके बीच में जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, वहां पर जो मेंबर्स हैं वो पूरे नहीं हुए। ठीक है ना, या वहां पर अगर बात करूं वो गवर्नमेंट बना नहीं पाए, जो कोलिशन जो गवर्नमेंट बन रही थी वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बन नहीं पाई। इस वजह से यहाँ पे फिर से इन्हें रीअपॉइंट कर लिया गया। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, केपी शर्मा ओली was said to be reappointed as Nepal PM at the opposition alliance of Nepali Congress and the Communist Party of Nepal Maoist Center failed to muster majority support to form next government। तो जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, या अगर बात करें जो कांग्रेस पार्टी है, नेपाली कांग्रेस पार्टी, जो अपोजिशन अलायंस थी केपी शर्मा के अगेंस्ट में, वो वहां पे मेजोरिटी नहीं ला पाई। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी हैड आस्क्ड द अपोजिशन पार्टी to come up with the support of majority lawmakers to form a new government after Oli lost a crucial trust vote in the House of Representative। तो वही बात है कि जब ये यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हार गए थे, तब उन्होंने अपोजिशन पार्टी से बोला था विद्या देवी भंडारी जी ने कि आप वहां पर पार्टी बनाइए, बट वो बना नहीं पाए। तो इस वजह से फिर से इन्हें क्या कर लिया गया? रीअपॉइंट कर लिया गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेपाल के बारे में बात करें, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल में भी जो करेंसी चलती है रुपी चलती है, नेपाली रुपी चलती है। नेपाल की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी अच्छे से याद रख लेना, विद्या देवी भंडारी। और अभी हाल ही में फिर से वहां के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट इन न्यूज है, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च माय विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन। गुजरात गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, माय विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन। क्या है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। इन गुजरात मारू गांव
कोरोना मुक्त गाम, ये गुजराती लैंग्वेज है गाम, ठीक है, मारू गाम कोरोना मुक्त गाम और मैं विलेज कोरोना फ्री विलेज campaign launched by the state government has helped in checking the spread of COVID-19 in rural areas. गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैज लॉन्च दिस 15-day कैंपेन। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 15 दिन का कैंपेन वहां पे रन किया है, ठीक है। द कैंपेन वाज लॉन्च टू चेक द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू कोरोना वायरस एट विलेज लेवल टू एंश्योर द विलेजेस रिमेन फ्री फ्रॉम द पेंडेमिक। तो यहाँ पे एक तरीके से विलेजेस की चेकिंग की जाएगी कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक तरीके से वहां पे पूरी तरीके से जांच करी जाएगी कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो या कोई भी उस तरीके के केसेस गाँव में ना हो। तो अपने गाँव को बचाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, माई विलेज कोरोना फ्री विलेज या मारू गांव कोरोना मुक्त गांव। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। विजय रूपानी गुजरात के सीएम है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और गुजरात के जो गवर्नर हैं, गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी गया, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। नेक्स्ट, स्वामी कंप्लीट इट्स फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। स्वामी, स्वामी एक प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा था। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट अगर बात करें 2013 में स्टार्ट हुआ था, 2013 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे अगर बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट थे, ये जनरली जो प्रोजेक्ट थे ये हाउसिंग कॉलोनीज थी, ठीक है ना। जो हाउसिंग कॉलोनी से फ्लैट होते हैं, अगर बात करें रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वो थे। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कॉलोनीज बना रही होती हैं, या अगर बात करें अपार्टमेंट बना रही होती है, रेजिडेंशियल एरियाज बना रही होती हैं। तो बहुत बड़े बड़े अगर बात करें कुछ प्रोजेक्ट से जो इनकम्प्लीट रह गए थे, इनकम्प्लीट रहने के बहुत सारे कारण थे। कई बार कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो काफी ज्यादा डेट में चली गई तो उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाई, या कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पेंडिंग, वो काफी टाइम तक पेंडिंग पड़े रहे। यानी मान लो कोई मकान है, कोई मान लो बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका पोजीशन नहीं दिया गया। तो वही बात है कि वो जो एक तरीके से असेट थी, एक तरीके से वो असेट जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे तो वहां पे काफी ज्यादा कंट्री में जो डिमांड है हाउस की वो बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। जब ऑब्वियस ही बात है, आप घर बना के तैयार कर दोगे तो आपको बायर भी मिल जाएंगे, जब आप सप्लाई कर दोगे तो आप वहां पे डिमांड भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें, अभी ये नवंबर 2019 की बात है, नवंबर 2019 में अगर बात करें तो स्वामी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को फंडिंग करने को बोला था, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग करने को बोला था जो पेंडिंग थे, जो पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए दिए थे, जो किसी कारणों की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो न्यूज में यह है कि पहला जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, और पहला जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो कहाँ कंप्लीट हुआ है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रेवाली पार्क, रेवाली पार्क जनरली अगर बात करें मुंबई में है, ठीक है ना। मुंबई सिचुएटेड इन सब अर्बन मुंबई, सब अर्बन मुंबई में एक एरिया है रेवाली पार्क। तो रेवाली पार्क का जो प्रोजेक्ट है वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा था, और इस फंडिंग की वजह से स्वामी स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, पहला जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुंबई में भी है, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है। तो बहुत सारे जगहों पे कुछ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे, जिसमें से अगर बात करें पहला जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। Was the first housing project in the country to have received funding under the government स्वामी स्कीम, ठीक है ना। गवर्नमेंट की स्वामी स्कीम के तहत ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला था, और इसे मैनेज कौन कर रहा था? एसबीआई कैफ वेंचर। एसबीआई की जो इन्वेस्टमेंट एक यूनिट है एसबीआई कैफ वेंचर, वो उसे मैनेज कर रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैंडेड ओवर पोजीशन टू होम बायर्स वर्चुअली एज अ सेंट्रल स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें, स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग।
तो जनरली अगर बात करें जो बायर्स हैं वो यहाँ से वर्चुअली क्या कर सकते हैं, स्वामी पोर्टल के साथ वेबसाइट के थ्रू वो हाउस को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो स्वामी का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग कंप्लीटेड इज फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो जब आपकी जॉब लग गया तो आप भी सर्च कर सकते हो स्वामी स्कीम में। मान लो आपकी जॉब मुंबई में लगी, आपकी जॉब दिल्ली में लगी, आपकी जॉब गुड़गांव में लगी या कहीं भी लगी, और स्वामी स्कीम के तहत वहां पे जो भी हाउस अवेलेबल होंगे तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो स्वामी की अगर बात करें फिर देख लेते हैं फिर से फुल फॉर्म क्या दिया गया, स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग has been created for funding stalled projects that are net worth positive, including those projects that have been declared NPA। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी वही बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो वही बात है कि जो पेंडिंग पड़े हुए थे बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, उन प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, फंडिंग प्रोवाइड करी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, Go Air rebrands as Go First after 15 year of flying। तो अगर बात करें, गो एयर ने अपना जो नाम है, गो एयर जो एयर सर्विस है उसने अपना नाम चेंज कर लिया गो फर्स्ट। क्या नाम चेंज कर लिया, गो फर्स्ट आफ्टर 15 इयर्स ऑफ फ्लाइंग। तो 15 साल हो गए इसे, और 15 साल बाद इसने अपने नाम को चेंज किया। लो कॉस्ट कैरियर गो एयर हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट, द कंपनी अनाउंस। तो इसने अपना नाम चेंज कर लिया है, तो वही चीज अनाउंस हुई है। Go Air has name is now Go First। The purpose of the revamp is to fully embrace the ultra low cost airline model to gain an advantage over its peer। तो जो भी अगर बात करें उनके पीयर्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे रहने के लिए इन्होंने एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल लॉन्च किया है। यानी कम से कम पैसे में लोगों को अगर बात करें एयर सर्विस प्रोवाइड करना। अब उसमें वही आता है कम से कम सर्विसेज, मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बट वही बात है कि आपको एम्यूनिटीज जो हैं, लाइक कभी कभी फूडिंग मिल जाती है या और भी जो चीजें हैं, खाना पीना मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो कम से कम अगर पैसे में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल इन्होंने एक तैयार किया है, और उसके साथ यहाँ पर उन्होंने गो फर्स्ट अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, इस मॉडल के साथ ही द कैरियर इज एमिंग टू एट यंग ट्रेवलर्स विद रीब्रांड। ठीक है, हम जैसे यंग ट्रेवलर्स हैं वो यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं। द एयरलाइन वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन इनिशियल शेयर सेल टू रेज फंड फॉर इज एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान। द गो फर्स्ट एस यूएलसीसी अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। ठीक है, गो फर्स्ट क्या करेगा, अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर जो है उस मॉडल को अप्लाई करेगा। पहले ये लो कॉस्ट कैरियर था, अब क्या हो गया अल्ट्रा। तो अल्ट्रा में क्या होता है कि जो एमिनिटीज में बता रहा हूँ, जो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो सब कट हो जाएंगी। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा बस, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। लो कॉस्ट कैरियर में क्या होता है, थोड़ी बहुत आपको सर्विसेज मिल जाती है, थोड़ी बहुत आपकी सुन ली जाती है, बट वहां पे आपको बिल्कुल ही अगर बात करें वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वीआईपी वाला। आपका क्या रहेगा, आपको एक सीट मिल जाएगी, आप उस सीट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह विद सिक्योरिटी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल पर ये कार्य करेगा। वुड ऑपरेट सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप अक्रॉस इस फ्लीट which currently has both Airbus A320 and A320 neos न्यू इंजन ऑप्शन प्लेन्स इन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये किस पे कार्य करेगा, गो फर्स्ट एस अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर। और गो एयर का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, गो फर्स्ट हो गया। अबाउट गो एयर की अगर बात कर लें, गो फर्स्ट इज एन इंडियन अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन बेस्ड इन मुंबई। मुंबई में का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में। इट इज ओन्ड बाय द इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट वाडिया ग्रुप। वाडिया ग्रुप का ये है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वाडिया ग्रुप ही है। फाउंडर जहांगीर वाडिया हैं, और हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में अगर बात करें, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ वैक्सीन मेडिसिन ऑपरेटेड बाय ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट ने एक अगर बात करें ड्रोन लॉन्च करने की बात बोली है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन सप्लाई करने के लिए ड्रोन का यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ब्लू डार्ट अ लीडिंग एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर सेड इट फॉर्म ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम। ठीक है ना, एक उसने एक बनाया है एक ग्रुप, सॉरी एक और एक अगर बात करें, ठीक है, एक यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, ब्लू डार्ट मेड एक्सप्रेस कंसोर्टियम विद अ मिशन ऑफ री
revolutionizing the delivery of vaccine and emergency medical supply to the remotest part of India using drone. तो ड्रोन्स के थ्रू वैक्सीन सर्विसेज क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए, यानी वैक्सीन की जो डिलीवरी है वो की जाए, वैक्सीन हैं या मेडिसिन हैं. According to press release from the logistic major, Blue Dart Medi Express Consortium is part of Medicine from the Sky project in collaboration with the Telangana government, World Economic Forum, नीति आयोग and हेल्थ नेट ग्लोबल. तो ये एक अगर बात करें कंसोर्टियम मतलब क्या हो गया, एक मिला जुला, एक मिलजुल के एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है कि अगर रिमोट एरियाज में या दूर दूर एरियाज में अगर हमें मेडिसिन या वैक्सीन प्रोवाइड करानी है तो हमें ड्रोन्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी मेडिसिन या वैक्सीन प्रोवाइड कराने के लिए. तो ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसे तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल मिलके इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है. The Ministry of Civil Aviation has granted the project with necessary exemption and right to fly drone flight on an experimental basis in तेलंगाना. तो ये जो प्रोजेक्ट रन होगा कहां पर होगा, तेलंगाना में होगा, ठीक है. और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पता होना चाहिए. नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ठीक है. ये क्वेश्चन बन जाता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है. और ये स्टैब्लिश हुआ था 1971 में. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, कई बार ये न्यूज में रहती हैं. तो अभी तो हमें ये आई थिंक ये न्यूज क्लियर होगी कि ब्लू डार्ट क्या करने वाला है, ड्रोन यूज करने वाला है विद द हेल्प ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के साथ मिलकर, ठीक है. About Blue Dart Express Limited is an Indian logistic company providing courier delivery service. Its headquarters is in Mumbai. It has a subsidiary cargo airline, Blue Dart Aviation, that operate in South Asian countries. Then अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया डीजी गोल्ड. एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस क्या किया, डीजी गोल्ड इंट्रोड्यूस किया. तो डीजी गोल्ड की अगर हम बात करें, जनरली क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना. गोल्ड में, आप गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी निवेश कर सकते हो. तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये सर्विस लॉन्च करी है कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना. तो एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च डीजी गोल्ड, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इट्स कस्टमर टू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. जैसे अगर बात करें, अगर आप लोगों ने गूगल पे यूज किया होगा, आई थिंक आप सभी लोग गूगल पे यूज करते होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पे ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट का भी, वहां पे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आता है. अगर आपने नहीं देखा है तो देखना कि वहां पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है. तो बहुत सारे लोग हैं वो डिजिटल गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डिजिटली गोल्ड पे पैसा लगा रहे होते हैं. तो यहाँ पे ये जो डिजिट गोल्ड की जो फैसिलिटी है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने की, वो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने में ऐड करी है, ठीक है ना. DG Gold has been launched in partnership with SafeGold, a provider of digital gold. With DG Gold, Airtel Payment Bank saving account customer can invest 24,000 gold using the Airtel Thanks app. एयरटेल का कौन सा ऐप है, एयरटेल थैंक्स ऐप, ठीक है. कस्टमर कैन ऑल्सो गिफ्ट डीजी गोल्ड टू देयर फैमिली फ्रेंड हु हैव अ सेविंग अकाउंट विद एयरटेल पेमेंट बैंक. देखो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की. तो एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक था. क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था. तो भारत का जो पहला पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था. और एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है. कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. और मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, कई बार बताता भी हूँ, कि जो पेमेंट बैंक्स हैं इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं. पेमेंट बैंक से कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं. ये आपके ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन आपके अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन आपका जो अकाउंट खुलता है सेविंग अकाउंट खुलता है, ठीक है. ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स, ये लोन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. और ये अगर बात करें डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अप टू ₹2 लाख, अप टू ₹2 लाख, यानी आप पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए तक पैसा जमा कर सकते हो. जनरली डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट और जनरली मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव के तहत ही अगर बात करें पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना. फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है इसका, डिजिटल ट्रांजैक्शन, और जनरली अगर बात करें इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया था. पेमेंट बैंक के लिए जो कमिटी बनी थी पेमेंट बैंक के लिए, उस कमिटी का नाम क्या था,
उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था नचिकेट मोर कमेटी, नचिकेट मोर कमेटी। ठीक है, तो 2015 में ये नए पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस किए गए थे। भारत में टोटल अभी तक 8 पेमेंट बैंक्स हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। नेक्स्ट, टीवीएस मोटर अपॉइंट न्यू लीडरशिप टीम फॉर नॉर्टन। टीवीएस की एक अगर बात करें बाइक कंपनी है नॉर्टन, ठीक है ना। टीवीएस की अगर बात करें एक बाइक ओन्ड कंपनी है नॉर्टन। ये जनरली अगर बात करें क्रूजर बाइक बनाती है। जैसे अगर बात करें आप लोगों ने थंडरबर्ड देखी होगी या उस तरीके की जो बाइक्स होती हैं जावा वावा, उस तरीके की अगर बात करें ये जो नॉर्टन है वो क्रूजर बाइक्स बनाती है। और टीवीएस की अगर बात करें टीवीएस टीवीएस की एजेंसी है। टीवीएस मोटर कंपनी हैज अनाउंस एन अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट हैंडस्टेल। क्या नाम है? डॉक्टर रॉबर्ट हैंडशेल एच सीईओ एंड विटोरी उरी उर्सियोली विटोरी विटोरियो उर्सियोली एज द सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें उसके सीईओ, नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी के सीईओ को अपॉइंट किया गया और उसके सीटीओ को अपॉइंट किया गया। तो ये दोनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सीटीओ कौन अपॉइंट किया गया? विटोरियो यूर्सियोली। और अगर सीईओ जो अपॉइंट किए गए रॉबर्ट हैंडशेल को अपॉइंट किया गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू लीडरशिप टीम of Norton Motorcycle form the next key phase of the historic motorcycle brand transformation as is built newly reestablished। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब बताई गई हैं क्यों अपॉइंट किया गया, क्या चीजें हैं। आप तो बस नाम याद रख लेना, नाम इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें सुजुकी, सुजुकी पता है जापान की कंपनी है। तो सुजुकी जो मोटरसाइकिल है इसने इंडिया, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, इंडिया में जो सुजुकी मोटरसाइकिल है उसके लिए अगर बात करें सतोशी उचिडा सतोशी उचिडा को नया हेड बनाया है। सतोशी उचिडा को नया हेड बनाया है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अनाउंस दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सतोशी उचिडा as its new company head, part of global revamp by parent Suzuki Motor Corporation. Uchida has succeeded Koichiro Hirao, Koichiro Hirao with effect from May 1st 2021। तो कोचिरो हिराओ पहले इसके हेड थे, अब इसका जो नया हेड बनाया गया है वो सतोशी उचिडा को बनाया गया। और जो लास्ट रोल जो सतोशी उचिडा को दिया गया था वो यूएस में दिया गया था। अगला, राजेश अग्रवाल रीअपॉइंटेड एज लंदन डेप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस। तो राजेश अग्रवाल को यहां पे अगर बात करें रीअपॉइंट किया गया एज अ लंदन का डेप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस। ठीक है, इंडियन बोर्न एंटरप्रेन्योर राजेश अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज लंदन डेप्यूटी मेयर ऑफ बिजनेस बाय मेयर सादिक खान आफ्टर ही वॉन अ सेकंड टर्म इन लोकल इलेक्शन। तो अगर बात करें इन्हें जो इंडियन बोर्न एंटरप्रेन्योर है राजेश अग्रवाल, उन्हें डेप्यूटी मेयर बनाया गया, डेप्यूटी मेयर ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसने बनाया? बाय मेयर सादिक खान ने। ठीक है, Agarwal also committed himself to the agenda and make a pledge to focus on fairer and greenery recovery for the UK capital from the coronavirus pandemic। तो ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं और अपॉइंटमेंट से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज यहाँ पे इसे गो थ्रू हो लीजिएगा। बीसीसीआई अपॉइंट रमेश पोवार, बीसीसीआई ने रमेश पोवार को अपॉइंट किया एज अ हेड कोच of Indian women cricket team. The appointment of former Indian spinner Ramesh Pawar as India women cricket team head coach came as surprise after cricket advisory committee। तो जो इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम है उसका हेड कोच किसे बनाया गया? रमेश पवार को। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रमेश पवार को इसका बीसीआई ने हेड कोच बनाया किसका? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का। OneWeb announced an agreement with SoftBank to roll out satellite communication service। तो यहाँ पे अगर बात करें SoftBank एंड OneWeb, SoftBank बहुत बड़ी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसने इंडिया की बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे बायजूस है, अनअकैडमीज है, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी अगर बात करें इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। जापान की बैंक है ये SoftBank। और एक कंपनी है OneWeb will jointly engage in technical and product development for Japan and global market। तो जापान में अगर बात करें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वहां पर ये दोनों कोलैबोरेशन पे आए हैं, और ये जो कोलैबोरेशन पे आए हैं फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए। ठीक है, सॉफ्टबैंक कॉर्प एंड सुनील मित्तल बैक्ड OneWeb announced an agreement for mutual cooperation to promote OneWeb satellite communication services in the global and Japan
मार्केट। तो जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज को लेके ये एग्रीमेंट हुआ है वन वेब और सॉफ्टबैंक के बीच में। इन सदर्न अरेबियन सी इंडियन एंड इंडोनेशिया नेवीज कैरी आउट मिलिट्री डील। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में क्या हो रही है, मिलिट्री डील हो रही है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम एलाइड कंट्रीज के साथ मिलकर क्या करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा जो तालमेल है वो बना रहे। कभी अगर बात कर लो पाकिस्तान से हमारी अगर लड़ाई हो गई तो और इंडोनेशिया हमारा साथ देगा तो हमारा उसका क्या बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, ठीक है, तालमेल बना रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में, ठीक है। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कैरिड आउट मिलिट्री डील इन सदर्न अरेबियन सी। इट इज फोकस्ड ऑन फर्दर इंप्रूविंग द इंटर ऑपरेटेबिलिटी। इंडियन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड एज पैसेज। इंडियन नेवी किस नाम से जानी जा रही है, पैसेज, ठीक है ना। जनरली जो एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इंडियन नेवी एलाइड कंट्रीज के साथ, इंडियन नेवी एलाइड कंट्रीज के साथ जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है सी रूट में या सी में, वो उसे किस नाम से जनरली डोनेट करती है, पैसेज से। पैसेज एक्सरसाइज बाय आईएनएस शारदा एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड द इंडोनेशियन नेवी वाज रिप्रेजेंटेड बाय केआरआई सुल्तान हसनुद्दीन अ कॉर्वेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वेसल के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के बीच में कहाँ पे मिलिट्री डील हुई है, तो सदर्न अरेबियन सी में हुई है। और इंडिया जो है वो क्या नाम देती है, पैसेज, पैसेज, या फिर अगर बात करें पैसेक्स, इसे हम पैसेज के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी की अगर हम बात कर लें तो इंडियन नेवी के जो चीफ है, इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है, करमबीर सिंह। करमबीर सिंह इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी की अगर बात करें, इंडियन नेवी जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 4 जहाज उड़ा दिए थे। तो जनरली अगर बात करें उसी मूवमेंट को अगर बात करें रिकग्नाइज करने के लिए, ये उसी मूवमेंट की बेसिस पर ही अगर बात करें तो इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एम क्या इस एक्सरसाइज का, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंडली रिलेशनशिप ये सब एस्टेब्लिश करना, यही इसका मोटिव होता है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। जोको विडोडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कुशल पीरा नेम्ड कैप्टन ऑफ श्रीलंका ऑफ वनडे टीम। तो अगर बात करें श्रीलंका की टीम के जो नए कैप्टन बनाया गया है वो कुशल पेरीरा को बनाया गया, कुशल पेरीरा। कुशल पेरीरा, या कुशल नाम याद रख लो, कुशल पेरीरा was named श्रीलंका ओडीआई कैप्टन ahead of 3 मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है ना। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अगेंस्ट में मैच हुआ था और उसी मैच के बेसिस पे कुशल पीरा को नया कैप्टन बनाया गया श्रीलंका का। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबया राजपक्षा। और करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी फॉर्मर डायरेक्टर हैं जो सीबीआई के, उनका नाम है राउथमन। राउथमन नहीं रहे हैं। तो अगर बात करें जो राउथमन थे वो फॉर्मर डायरेक्टर थे सीबीआई के, 76 की एज में इनका निधन हो गया। He was the chief investigation officer of SIT Special Investigation Team. He played an important role on the Rajiv Gandhi assassination case. Raghu Thaman joined the CBI as a sub-inspector in 1968. He wrote a book titled Rajiv Gandhi Murderer, Assassination of Mahatma Indira Rajiv Gandhi, Third Degree Crime Investigation Management. His latest book titled Rarest of Rare Case, Murder of an Advocate was published recently. ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, तो ये बुक्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, राहोतमन, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज हमने अगर बात करें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करी है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू।